नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले ही हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि मौर्य काल के पश्चात बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश भारत में विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जिनमें शुंग, सातवाहन, कण्व, चेदी, इसके अतिरिक्त शक, कुषाण आदि बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश जो थे क्षेत्रीय राजवंश, वो भारत में मौर्य साम्राज्य के पश्चात स्थापित हुए। और उसके पश्चात एक बार फिर से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो गुप्त और मौर्य साम्राज्य के बीच में ये छोटे छोटे जो राजवंश हैं, इनके विषय में हम चर्चा हमारे तीसरे चैप्टर में करेंगे। इसलिए यहाँ सीधे ही हम मौर्य काल के पश्चात गुप्त साम्राज्य की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य ने भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने भी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का पूर्णतः प्रयास किया। यहीं पर हम गुप्त साम्राज्य की चर्चा करते हुए बात कर रहे हैं कि अब तक हम ईसा पूर्व की तिथियों की बात कर रहे थे, जिसमें हम तिथि क्रम जो है हमारा उल्टे क्रम में चल रहा था। अब हम गुप्त साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो यहाँ ईस्वी सन की बात करेंगे, जिसमें तिथियां सीधे क्रम में चलेंगी। तो गुप्त साम्राज्य का जो समय था वो लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर के और छठी शताब्दी ईस्वी तक रहा। तो यहाँ गुप्त साम्राज्य के विषय में हमको जो स्रोत हैं, उनके विषय में, गुप्त साम्राज्य के विषय में जो हमको उल्लेख मिलता है, वो हमें विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसका एक पूना ताम्रपत्र मिला है, जिससे यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त नाम का कोई व्यक्ति था। परंतु विद्वानों का यह मानना है कि जो श्रीगुप्त था वो कोई स्वतंत्र शासक न होकर के किसी अन्य शासन के अधीन सामंत रहा होगा। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र और एक अन्य ताम्रपत्र रिद्धपुर से मिलता है। तो पूना और रिद्धपुर जो दोनों ताम्रपत्र हैं, उनसे यह भी पता चलता है कि श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का शासक बना, जिसने 319 ईस्वी तक शासन किया। यद्यपि श्रीगुप्त और घटोत्कच के विषय में हमें अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। चंद्रगुप्त जो प्रथम घटोत्कच का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके समय से हमें गुप्त साम्राज्य की वंशावली तिथि क्रम में मिलती है। और इसके साथ साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में जो हमें ऐतिहासिक जानकारी है वो यहीं से प्राप्त होती है। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक या वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम की। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने 319 से 335 ईस्वी तक वह गुप्त साम्राज्य में उसने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था गुप्तों में जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। लिच्छवी कुल की कन्या थी कुमार देवी, उससे उसने विवाह किया। इससे लिच्छवी कुल और गुप्त वंश के अंतर्गत वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नए संवत की शुरुआत की थी, गुप्त संवत की। संभवतः 319-20 ईस्वी में इसने एक नया संवत चलाया था, जिसे गुप्त संवत नाम जो है वो दिया गया था। यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में इम्पोर्टेंट बात यही ध्यान में रखनी है कि एक तो उसने लिच्छवी कुल में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कुमार देवी से विवाह किया था, और इसके साथ साथ उसने एक गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में चलाया था। आगे हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसके बारे में। समुद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक था गुप्तों के अंतर्गत, और इसने अपनी जो विजय नीति थी उसके अंतर्गत साम्राज्य विस्तार काफी बढ़ा लिया था। गुप्तों का जो साम्राज्य था वो समुद्रगुप्त के समय सर्वाधिक विस्तारित हुआ। तो समुद्रगुप्त हमारे लिए महत्वपूर्ण शासक रहेगा। समुद्रगुप्त जो था वो उसने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया लगभग। समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिसेन नाम का उसका दरबारी कवि था, जिसने समुद्रगुप्त के ऊपर एक प्रयाग प्रशस्ति नामक जो अभिलेख है उसकी रचना करवाई थी। प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत उसने समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति और उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इसके साथ साथ जो प्रयाग प्रशस्ति है वह अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। अशोक का जो मौर्य सम्राट अशोक था, उसका जो प्रयाग स्तंभ लेख मिला है प्रयाग से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से,
उसी के ऊपर यह प्रयाग प्रशस्ति जो है वो उत्कीर्ण करवाई गई थी हरिसेन के द्वारा। यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है उसका लेखक जो था वो हरिसेन था, जबकि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हमको मिलते हैं, उन सिक्कों से ऐसा पता चलता है कि उसने ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु उसके सिक्कों से ऐसा पता चलता है, समुद्रगुप्त के सिक्कों से, कि उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति की। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। प्रयाग प्रशस्ति जो है, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि यह हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में लिखी गई है। इसके साथ साथ इसकी जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रयागराज में स्थित है यह, और इसके अंतर्गत समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक और उसकी दिग्विजय नीति का विस्तारित विवरण दिया गया है, और समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व पर भी यह प्रकाश डालती है कि वो किस प्रकार का शासक था। इसके अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है, और इसके साथ साथ इसकी जो भाषा थी वो अलंकारिक संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, अलंकारिक संस्कृत भाषा में। और जो उस समय लिपि प्रचलित थी वो ब्राह्मी लिपि थी, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति की लिपि भी ब्राह्मी ही है। और इसके साथ साथ इसकी विशेषता यह थी कि ये चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली से तात्पर्य है ये गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। और इस प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए उसे विद्वानों और धर्म का संरक्षक बताया है। इसके साथ साथ एक महान शासक बताया है, और उसके संगीत प्रेम के विषय में भी इसमें चर्चा की गई है कि वो एक संगीत प्रेमी था। यद्यपि समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम के विषय में उसके सिक्कों से भी पता चलता है कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति, उसकी प्रशासनिक नीतियों और इसके साथ साथ उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रशंसा की गई है। आप जानते हैं कि जो दरबारी कवि थे वो जो जिसके संरक्षण में रहते थे, सदैव ही उसकी प्रशंसा में ही वो ये प्रशस्तियां वगैरह लिखा करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय नीति है उसके विषय में। धन्यवाद।